नहीं, मैं और विधायकों की हाँ, ये बातें आती हैं। संगठन कहते उसी को हैं कि अपने घर में वो चर्चा तो करे। ये बातें जो शर्मा जी आप हमसे कह रहे हैं, ये बातें हमारे सामने शुरुआत में जब यहाँ आए हम तभी से आना शुरू हो गई थी, पर हम परिवार की तरह इस प्रकार विधानसभा में लोगों से रच बस गए कि वो सबके सब हम अपने मन की बात हमसे शेयर करते हैं और एक दो दिन की नाराज़गी होती भी है। पर आज मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कोई नाम नहीं बता पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का वो कार्यकर्ता आज हमारे साथ काम नहीं कर रहा। पन्ना प्रमुख तक, मतलब पन्ना प्रमुख का मतलब ये हुआ है कि वोट लिस्ट में 60 नाम हैं और उन 60 नाम पे काम करने वाला व्यक्ति हमारा ग्राउंड पे दिन रात लगातार पन्ना जेब में रख के काम कर रहा है और आज वो संतुष्ट हैं। होता है, इसमें परिवार में सारी चीज़ें होती हैं, नाराज़गी भी होती हैं। हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, पर पार्टियों में बड़े उच्च स्तर पे निर्णय होता है, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कौन कार्यकर्ता किस प्रकार का कहाँ ठीक रहेगा, किसकी कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, ये फैसला जिन लोगों को करना है उन्होंने किया है। आज हमारा पूरा कार्यकर्ता और हम सब लोग मात्र हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। योगी जी हमारे मुखिया हैं, मोदी जी हमारे राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले हमारे सिरमौर कार्यकर्ता जो कहते हैं कि मैं सब मुखिया कार्यकर्ता हूं, और हम सब लोग उस कमल के फूल के लिए लगातार रात दिन सारे कार्यकर्ता आगरा के लगे हुए हैं और हम इस परिणाम को सकारात्मक निकाल कर ही रहेंगे, ऐसा हमने निर्णय भी कर रखा है और हमने प्रण भी ले रखा है। अच्छा, लगातार सारे जो सियासी दल हैं, बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता अचानक आगरा आ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी रैली कर रहे हैं, आपके केशव प्रसाद मौर्य रैली कर रहे हैं, आज शायद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी अहमदपुर विधानसभा में हैं। उसके अलावा जो आपके विपक्षी नेता हैं, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी लगातार विजय यात्रा निकाल रहे हैं। प्रियंका गांधी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। और पूर्वांचल में अगर बात की जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो पूर्वांचल में जो रुझान है, जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की हिलोर खत्म हो गई है और पूरा का पूरा इलेक्शन जाति आधारित इलेक्शन हो गया है। क्या मानते हैं? मैंने गांव में निचले स्तर तक जाके देखा है। आपसे निवेदन करूं शर्मा जी, इतना हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की भावना उत्तर प्रदेश में इस प्रकार रच बस गई होगी। मैं राजस्थान से जब चला था तो इस बात को सोचा भी नहीं था, पर मैं 1.5 महीने से लगातार प्रवास कर रहा हूं। मैंने सुबह 5-5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक करने का काम, रात को 2-2 बजे तक घूमने का काम, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में इतना सुरक्षित होगा, इतनी सुरक्षा यहाँ मिलेगी। एक एक व्यक्ति, मैं महिलाओं, बेटियों, बहनों को रात को 2-2 बजे घूमते देखता हूँ तो मुझे राजस्थान से भी ज़्यादा सुरक्षा यहाँ नजर आती है। आप निश्चिंत रहें, हिंदुत्ववादी भावनाएं भी जिंदा हैं और राष्ट्रवादी भावना भी ओत प्रोत और हिलोरे मार रही है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जाति पाति धर्म और मजहब का कहीं कोई स्थान नहीं है। नेता तो साहब देखिए पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के कार्यकर्ता के जिसके पास जो योजना होती है वो अपने ले जाकर समाज में, जनता में उसको फैलाता है, बताता है। सारे कार्यकर्ता बताते हैं, हमारे पास हैं बताने के लिए। हमने 370 हटाई है, हमने 35A हटाया है, हमने भगवान राम का 500 साल के बाद मंदिर बनाने का काम शुरू किया है, हमने काशी कॉरिडोर बनाया है। और कोई, आप उत्तर प्रदेश में तो बाबा जी जैसे कहते हैं महाराज कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की मात्र सरकार नहीं साहब, विकास का हर एक काम डबल होने जा रहा है। आपके सामने देखिए, ये तो पहला प्रदेश है जिसमें राशन 2-2 बार, एक बार राज्य सरकार की तरफ से, एक बार केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 बार राशन मिलता है। यही बातें तो हम जनता को बताना चाहते हैं। हम आपको आवाज़ दे रहे हैं, हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम वैक्सीन फ्री लगा रहे हैं, हम आपको राशन उपलब्ध करवा रहे हैं, हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। अब इसके बीच में पार्टी एक विचारधारा के अनुरूप, हिंदुत्ववादी विचारधारा के अनुरूप काम करती है तो करती है। मैं मुसलमानों के मोहल्लों में गया हूँ, पार्टी ने कार्यक्रम तय किया कि घर घर पे भारतीय जनता पार्टी स्टिकर लगाए जाएं, नरेंद्र मोदी की कुमकुम लगाई जाए। मुस्लिम महिलाओं से, बहनों से जब मिला तो उन्होंने कहा क्या आप दीवारों पे पोस्टर लगा रहे हैं, बुरके पे पोस्टर लगाइए, ताकि हम ये बुरका पहनकर जिस दिन हम वोटिंग करेंगे उस दिन बूथ पर यही बुरका पहन के जाएंगी और सबको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। आपने 3 तलाक का काम खत्म किया है, आपने महिलाओं को सुरक्षा दी है। आप कोई बड़ी बात नहीं कि मुस्लिम महिलाएं भी हमको 50% मतदान कर दें। राम मंदिर, धारा 370 राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हुए। राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा स्थानीय स्तर पर चलता है, पर आगरा की अगर बात की जाए कि तो 9 की 9 विधानसभा सीटों पर 9 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसके अलावा हमारे यहाँ पे आगरा से 3 सांसद आते हैं, एक सिलेक्टेड हैं, 2 सिलेक्टेड हैं, यानी राज्यसभा लोकसभा के हैं और एक राज्यसभा के नामित हैं। उसके अलावा महापौर आगरा से आते हैं
और उसकी भी अच्छी बात यह है कि पूरा आधा नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का है। पर स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए, लोगों में आक्रोश है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं कि साहब एयरपोर्ट बनवाएंगे आगरा में, और वो एयरपोर्ट जेवर शिफ्ट हो जाता है। खंडपीठ की मांग बहुत पुराने समय से लंबित चली आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो पेयजल की समस्या है आगरा में, बैराज का मामला, वो बैराज का मामला अभी 3 सरकारें गुजर गई, एज इट इज बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर लोगों की नाराजगी है, उसे कैसे दूर करेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम हुआ है, धारा 370 हटी है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, काशी कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ है, धार्मिक भावनाएं प्रफुल्लित हैं इस समय। पर स्थानीय स्तर का जो कार्यकर्ता है, जो स्थानीय, जो प्रॉपर आगरावासी है, उसके मन में कहीं ना कहीं टीस है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि हमारे यहाँ पे बैराज नहीं बन पाया, एयरपोर्ट हम नहीं लेके आ पाए, उच्च न्यायालय की हम खंडपीठ नहीं लेकर आ पाए। ये नाराजगी जनता की कैसे दूर कर पाएंगे इस इलेक्शंस में? बिजली, पानी और मकान आदमी का फंडामेंटल राइट है, ये बरसों से हम सुनते आए हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बिजली का काम सबसे पहले दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से मात्र आगरा में नहीं, पूरे राष्ट्र में हर एक व्यक्ति की बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना प्रतिपूर्ति राशि जमा कराए बिना पूरे हिंदुस्तान के घर घर में बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने। इनसे पहले जिस वजह से विकास होता है सड़कों की वजह से, वो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाई। ये सरकार जो वर्तमान में चल रही है, इसके 2 ही मुद्दे हैं, बिना जिसके सर पर छत नहीं उसको आवास, और जिसके घर में पानी नहीं उसको जल से नल, नल से जल। और वो नल से जल की योजना इतने लाखों करोड़ रुपया लगाकर पूरे राष्ट्र में चल रही है, राजस्थान में भी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी। और उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा में 2024 से पहले घर घर में जल नल के माध्यम से स्वच्छ जल आएगा, तो पीने के पानी की समस्या का तो समाधान हुआ। अब बैराज और एयरपोर्ट की आप चर्चाएं कर रहे हैं, तो देखिए, मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र में आप शर्मा जी इस जनता का तीसरा स्तंभ हैं, आपका बिल्कुल चौथा स्तंभ है। आपका अधिकार है कि आप ये बातें उठाएं, पर मैंने धरातल में इन चीज़ों की चर्चा कहीं नहीं देखी। एक ही चीज़ है, सुरक्षा है, सुरक्षित है। मैं महिलाओं से मिला, पुरुषों से मिला, बहनों से मिला, बेटियों से मिला, एक एक व्यक्ति ये कहता है सारा जीवन गुजार दिया। ये 5 साल मिली हैं जिसमें जीना सीखा है। जिस प्रदेश के लोगों को जीना आया हो इज्जत से, स्वाभिमान से, मान से, वो प्रदेश कहीं और किसी मुद्दे की वजह से भटकेगा मुझे कहीं नहीं लगता। हर एक व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, 5 साल में सुरक्षा उन्होंने देखी है, और आगे आने वाले भविष्य में सुरक्षा से जीना चाहता है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगा, वो रुकने वाला नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान कोरोना की वैश्विक महामारी से जूझकर, लड़कर आज आगे बढ़ा है। कोरोना की दूसरी लहर आई, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इफेक्टिव आगरा था। लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में अपने लोगों को खोया है, लोगों ने हाथों में दम तोड़ा है, और जब आंकड़ा निकाला गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और मैं भी बड़े तीखे प्रश्न इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जनता जानना चाहती है इन सारे सवालों के जवाब। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान आगरा सबसे ज्यादा इफेक्टिव था दूसरी लहर में। बिना ऑक्सीजन से लोगों ने दम तोड़े हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई पूरी नहीं थी। पर जब स्वास्थ्य मंत्री से आरटीआई के माध्यम से इस बात को पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ा है, तो उनका जवाब था 0। जो बेसिक चीजें हैं, जनता ने अपने लोगों को खोया है, और जो सियासी नुमाइंदे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, उनकी तरफ से ये जवाब आता है कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। जनाक्रोश है लोगों में, मैं भी घूम रहा हूं लगातार। क्या किस तरीके से ये पूरा का पूरा कर पाएंगे? देखिए, मैं आपकी सारी बातों को सुनकर आपको कुछ समय पीछे ले जाना चाहता हूं, आपको भूतकाल में ले जाना चाहता हूं। एक जमाना था, पूरा हिंदुस्तान पोलियो से इतना ग्रसित था, इतना प्रभावित था कि हर एक चौथा पांचवा आदमी कहीं पोलियो से ग्रसित हो जाता था। और कांग्रेस की सरकार 30 साल तक लगातार ऐसे महान राष्ट्र में एक इंजेक्शन नहीं बनवा पाई, राष्ट्र से इजाद नहीं कर पाई, कोई दवाई नहीं बना पाई। आप देखिए, मैं मानता हूं देश के लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ है, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि एक महामारी आई है जिसको कोई लाया नहीं, ये हमारी दुर्भाग्य रहा और विडंबना रही। लेकिन धन्यवाद इस बात के लिए भी तो दीजिए कि इस राष्ट्र ने कितना जल्दी, मात्र 3, 4, 6 महीने के अंदर
इतना आत्मनिर्भर अपने आप को बना लिया कि उस कोरोना की वैक्सीन बना ली, दूसरे लोगों में एक्सपोर्ट कर दी, दूसरे देशों को सहायता पहुंचा दी, और स्वयं के देश में भी 160 करोड़ लोगों को, यानी डबल को गिनते हैं तो 160 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगा दिया। और रेमडेसिविर जिसकी आप चर्चाएं कर रहे हैं, आप भारत आत्मनिर्भर है, उसके पास चाहे जितने रेमडेसिविर इंजेक्शन है और चाहे जितनी दवाइयां आज कोरोना के लिए हैं, और आज हमने कोरोना पे पूरा काबू पा लिया है। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, हो सकता है शुरुआत में महामारी अचानक आई, कोई जानता नहीं था और उसको नहीं देख संभाल पाए, पर आज भारत के लोग मात्र आगरा में नहीं, पूरे देश में पूरी इस दवाई बीमारी पे हमने काबू पा लिया है। इसके इंजेक्शन तैयार कर लिए हैं और इतने जल्दी, और पहली बार 2-2 प्रकार के इंजेक्शन भारत में भारतीय कंपनियों द्वारा बना दिए गए, मैन्युफैक्चर कर दिए गए। ये इतिहास है इस बात का। आज देश ने बहुत बड़ा कमांड उस चीज़ पे करी है और बहुत बड़ा काम नाम अपनाया है कि अमेरिका से भी पहले हम लोगों ने इस वैक्सीन को तैयार कर लिया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसकी वजह से हम आज लोगों की सहायता कर पा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर पा रहे हैं, और जो कुछ भी रहा होगा उसके ऊपर सब पे हमने काबू पा के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। अच्छा, ये जो आप जो बता रहे हैं वैक्सीनेशन का एक बड़ा बृहद कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में चला है, ये आपके वोट मांगने जब जा रहे हैं तो लोगों से इसका कुछ वो मिल रहा है, आपको प्रभाव नजर आ रहा है कहीं ना कहीं? हमने एक लाभार्थियों की सूची बनाई जी, और उस सूची में उन लोगों का नाम हमने जोड़ा जिनको हमने क्या क्या काम दिए। देखिए, 500 रुपये देकर कांग्रेस की सरकार वाही वाही लूटती आई है। इनके प्रधानमंत्री ने बहुत 20 साल पहले खुद ने कहा था कि मैं रुपया दिल्ली से एक भेजता हूं, 15 पैसा आगे पहुंचता है। पर देखिए इस सरकार की योजनाएं, माननीय मोदी जी और योगी जी की योजनाएं कि रुपया है तो रुपया का रुपया खाते में जाता है, खाते खुलाने का काम हमने काम किया है। और सारे के सारे काम हम लोग ये करते करते, और आज जब गांव में हम जाते हैं और किसी वैक्सीन जिसको हमने लगाया है फ्री में और उसका नाम लाभार्थी में नहीं आता, दौड़कर वो व्यक्ति आता है। हम जब कार्यक्रम करते हैं, मीटिंग आयोजन करते हैं, हमने इनको आवाज़ दिया, हमने इसको फीस माफ़ करी, हमने इनको स्कॉलरशिप दी, हमने इनको बीपीएल में किया, हमने इनको अनाज दिया, तो दौड़ के लोग आते हैं। आप हमारा नाम कैसे भूल गए? आपने हमारी वैक्सीन लगवाई, हमने फ्री में आपके यहाँ से वैक्सीन लगवाई है। गाँव में लोगों को पता है, अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और योगी जी सरकार नहीं होती तो ये वैक्सीन फ्री में नहीं मिलती, और जो मौत का आंकड़ा आप अभी चर्चा कर रहे थे वो कहां किस कदर पहुंच जाता कोई जानता नहीं था। इसलिए लोग इस बात को मानते हैं और जानते हैं, और ये सरकार की तरफ से हुआ है, ऐसा उनके दिल में बात है। शुभकरण जी चौधरी लगातार हमारे तीखे सवालों का बड़ा मीठा जवाब दे रहे हैं। अभी छोटा सा एक ब्रेक लूंगा, पानी पीने की आवश्यकता इन्हें भी है, मुझे भी है। पानी पीकर फिर आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक एक छोटा सा ब्रेक। भैया एक बोतल सरसों का तेल देना। कौन सा वाला? जब बात हो सेहत की तो हमें भरोसा है सिर्फ सलोनी कच्ची घनी सरसों तेल पर, क्योंकि ये बनता है अपनी ही फैक्ट्री में। सलोनी कच्ची घानी सरसों तेल, सेहत भी स्वाद भी।
केसरिया, लाल, सफेद, नीला या हरा। रंगों में बटी उत्तर प्रदेश की इस सियासी कुर्सी का कौन होगा हकदार, तय करेगी जनता अब की बार किसकी सरकार। देखिए एक्सपो न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चुनावी चर्चा हमारे साथ अभी भी जारी है। राजस्थान से हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। शुभकरण चौधरी साहब हैं, जिन्होंने बड़े तीखे रवैये से मेरे खट्टे खट्टे सवालों का जवाब दिया। इनके अलावा जो मेरे दूसरे मेहमान हैं वो मनोज कुमार हैं, जो कि बाहा विधानसभा देख रहे हैं और राजस्थान से ही आते हैं। प्रभारी के तौर पे बाहा विधानसभा में पिछले 1.5-2 महीने से प्रवास कर रहे हैं और बाहा विधानसभा की राजनीतिक परिस्थितियों को वोटों में तब्दील कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपो न्यूज पर। धन्यवाद अमित जी। बाहा विधानसभा में आप लगातार काम कर रहे हैं। बाहा विधानसभा गढ़ माना जाता है भाजपा का। ठाकुर जो मतदाता हैं उनकी संख्या अधिक है, उनके साथ उतनी ही संख्या में ब्राह्मण मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है वो पूर्व में वहां पे विधायक भी नहीं है, वर्तमान विधायक भी हैं। उनके पति वहां से पहले चुन के सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बाहा विधानसभा से दाव लगाया है मधुसूदन शर्मा को, जो कि जिलाध्यक्ष थे और एक आगरा की राजनीति में बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। क्या देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति धरातल पर कितनी मजबूत है? क्या अमित जी, जिस बात विषय पे अपन चर्चा कर रहे हैं, बाहा एक ऐसा क्षेत्र है जो आप अगर सपा की बात करें तो सपा के केंद्र के बिल्कुल नजदीक का है। इटावा मैनपुरी के पास होने के बावजूद उससे भी बड़ी बात शायद आगरा जिले में, मुझे जानकारी उसके अनुसार सबसे ज्यादा यादव बहुल्य विधानसभा है वो। उन सब की परिस्थितियों के बावजूद आपने जिन मधुसूदन जी के बारे में बताया, वो किसी सपा से चुनाव नहीं जीत पाए थे। पहले जीते, उस समय बसपा का वोट बैंक था, वहां बसपा के कारण उनका चुनाव परिणाम आ पाया। रही बात ब्राह्मण चेहरा, अच्छी बात है, ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मण नेता भी हैं, मैं भी मानता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के लिए कहीं जातिवाद हावी नहीं हो पाता है। आज मैं जिस तरह से वहां घूमता हूं, जिस तरह से हर घर घर बूथ पे जाने का मौका मिलता है, मुझे जहां शक्ति केंद्र पे कोई कार्यकर्ता मिलते हैं तो उनमें से 90% कार्यकर्ता ब्राह्मण चेहरे हैं। और ब्राह्मण चेहरे इसलिए भी, आप जैसे अभी बता रहे थे आपकी जानकारी में, वहां ठाकुर और ब्राह्मण बहुल्य होने के कारण वहां ब्राह्मण बहुत पर्याप्त मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भी नहीं, समर्पित कार्यकर्ता है। उन सब का जो भाव है वो जातीयता में न होके और राष्ट्रीयता में है, जो उनको मैनपुरी और इटावा के नजदीक होने के कारण जो उन्होंने सपा के राज में जो दंश झेले हैं, जिनका दर्द उनके आज भी चेहरे पे झलकता है। जब वो खेत की रखवाली के लिए आज भी जाते हैं तो उनको बड़ा सुकून महसूस होता है कि एक समय था जब दिन में भी उनको अपने खेत की रखवाली में डर लगता था, आज वो रात को बड़े आराम। मैं बीच में आपको इसलिए रोक रहा हूं, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, खेत की रखवाली। पूरे उत्तर प्रदेश में चूंकि किसान बहुत ज्यादा है, कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश है, गौवंश, आवारा गौवंश एक बड़ी समस्या है। आप भी बाहा में रहे होंगे। लगातार किसान रात में खेतों की रखवाली कर रहे हैं आवारा गौवंश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ लोक सेवा आयोग का निर्माण किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस आयोग का निर्माण किया। उस आयोग के एक अध्यक्ष भी हैं, उसके एक चेयरमैन भी हैं। इन सब के अलावा आवारा गौवंश से किसान परेशान है। ये वहां की मूलभूत समस्या है। दूसरी समस्या, जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर है बाहा। लोग आते हैं, प्रशासनिक काम से आते हैं, आगरा में नाते रिश्तेदारी में आते हैं और काम नहीं हो पाता तो यहीं रुकना पड़ता है और अगले दिन वापस जाना पड़ता है। बाहा को जिला बनाने की लगातार मांग उठ रही है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की गुजर गई। विपक्षी इस बात का आरोप लगा रहे हैं। कल अखिलेश यादव बाहा में थे, उन्होंने सीधे और स्पष्ट तौर पर अपने संबोधन में कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बाहा को जिला घोषित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टंट क्या है, इस पे क्या रणनीति है चुनावी? देखो, पहले तो आप जिस किसानों के वित्त की बात कर रहे थे, मैं उसमें बता देता हूं कि योगी जी की सरकार वो सरकार है
जो गौमाता के लिए जो सबसे ज़्यादा आपने जिस तरह से बताया आयोग बनाया सब बातें, उन आयोगों में जो तय किया है, आज जो किसानों का दर्द है वो योगी जी भी समझ रहे हैं, हम जब वहाँ घूम रहे हैं हम भी समझ रहे हैं। योगी जी ने जो योजना बनाई उसके अनुसार सबसे बड़ा गौमाता में जो दर्द किसान को झेलना पड़ता है वो इसलिए झेलना पड़ता है कि जो बछड़ा होता है वो बहुताय में होने के कारण उसका बड़ा नुकसान हो पाता है। आज धीरे धीरे वो सिमरन तैयार किए गए हैं, जिन सिमरन के माध्यम से आपके सिर्फ यूपी और आगरा का ही विषय नहीं है, पूरे भारतवर्ष में उस सिमरन के माध्यम से सिर्फ बछड़ी होगी, उससे किसानों को धीरे धीरे वो राहत मिल पाएगी जितनी तत्काल अपन चाहते हैं उस राहत बीच में रोक रहा हूँ जी। 5 साल हो गए गौलोक सेवा आयोग का स्थापित हुए। गौलोक सेवा आयोग के पास एक बहुत बड़ा हैवी बजट है जिनमें गौशाला का निर्माण हुआ। आपकी 4 साल की 5 साल की उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने हर विधानसभा स्तर पर, हर लोकसभा स्तर पर बैठकर गिनाई, जिसमें उन्होंने गौशालाओं का निर्माण भी दिखाया, गौ संरक्षण का पे पैसा खर्च भी दिखाया। इस सब के बावजूद, इतने बड़े हैवी बजट के बावजूद, अगर 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी नुमाइंदे को ये कहना पड़े कि अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, तो जनता कैसे स्वीकार करे आपकी नहीं? बातों को 5 साल में भी ये जो गौ माताओं का जो विषय है, इस विषय पे आज भी गौ संरक्षण के माध्यम से 800 रुपए हर पर गाय के ऊपर मिलते हैं, इसमें कहीं संशय नहीं है। ये सब योजनाएं आगे मैं गौशाला के निर्माण की बात कर रहा हूँ। हैवी बजट दिखाया गया है, सारे विधानसभा के जो विधायक उन्होंने दिखाया कि हमारे यहाँ क्षेत्र में निर्माण हुआ है गौशालाओं का, इतने करोड़ रुपया लगा है। आपके केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब ने दिखाया कि हमने 42 करोड़ रुपया खर्च किया। उसके बावजूद इस प्रकार की समस्या का धरातल पर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते और नैतिक जिम्मेदारी लेने के नाते आप इस पे क्या अपना स्टैंड रख रहे हैं? देखो, अब धीरे धीरे जो गौमाता की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की गौशालाएं बनी है, गौशालाओं में गायों को छोड़ा जा रहा है, लेकिन किसान अपनी गायें उसके बाद और छोड़ देते हैं, तो वो तो जो प्रारूप बना हुआ है उस स्वरूप के अनुसार ही गौशाला में जा पाएंगी गायें। बहुत समय से आप विधानसभा में काम कर रहे हैं, प्रवासी प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, बहुत समय से जी बाहा को जिला बनाने की मांग की जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार इससे पहले 5 साल थी, जो आपकी वर्तमान विधायक और प्रत्याशी हैं उनके पति राजा हरदमन सिंह कैबिनेट मंत्री थे, तब भी ये मांग थी, आश्वासन था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल हो गई, आश्वासन मिला जनता को, जिला नहीं बना। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति और योजनाएं जो बनाई हैं, उन योजनाओं के तहत आप सिर्फ जिलों की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वो जनता की पुकार है, हाँ नहीं, चुनावी मुद्दा है, आपकी बराबर बात है जी, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन इसके साथ साथ स्थितियां ये भी हैं कि आप जो बात बता रहे हो उसके साथ सिर्फ जिले की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो यहां तक की योजनाएं बना रही है कि इस जिले को, इस स्टेट को भी पुनर्गठन की योजनाएं बना रही हैं। तो आप इस विषय में या इस दिशा में न जाएं कि जिला बनाना है तो ये तय है जो बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, मेरी एक बात है कि अब रानी पक्षालिका सिंह को मनोज कुमार जी राजस्थान से आने वाले प्रवासी प्रभारी कितने वोटों से विजयी देख रहे हैं? 10 मार्च को जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उसमें आपकी मेहनत कितना रंग ला रही है, क्या आकलन है? देखो अमित जी, मैंने राजस्थान में युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री नाते पूरे राजस्थान का भ्रमण किया है। यहाँ ये जो बाहा विधानसभा का मैंने भ्रमण किया, इसकी जो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार लंबा क्षेत्र है, लेकिन जितनी आस्था बदाऊर परिवार में है, बदाऊर राजघराने में है, जितनी भारतीय जनता पार्टी का स्नेह है वहां के कार्यकर्ताओं का मिल रहा है, उससे मुझे लगता है कि कम से कम 40,000 से ऊपर मतों से रानी पक्षालिका सिंह विजय श्री हासिल प्राप्त करेंगे। ठीक है, 40,000 वोटों से ज्यादा रानी पक्षालिका सिंह जीत रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ अभी ये चर्चा दोबारा से चालू होगी। मनोज कुमार जी इस बात के लिए पूरे आश्वस्त हैं, राजस्थान से आते हैं, बाहा के प्रभारी भी है और लगातार 1.5 महीने से बाहा विधानसभा में काम कर रहे हैं। विधानसभा को जातिगत व्यवस्था के अनुरूप मेरे जो प्रश्न थे उनका इन्होंने बिल्कुल सटीक जवाब दिया, और जवाब देने के बाद अभी एक छोटा सा ब्रेक में लूंगा, उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। केसरिया, लाल, सफेद, नीला या हरा, रंगों में बटी उत्तर प्रदेश की इस सियासी कुर्सी का कौन होगा हकदार, तय करेगी
भैया एक बोतल सरसों का तेल देना। कौन सा वाला? जब बात हो सेहत की तो हमें भरोसा है सिर्फ सलोनी कच्ची घनी सरसों तेल पर, क्योंकि ये बनता है अपनी ही फैक्ट्री में। सलोनी कच्ची घानी सरसों तेल, सेहत भी स्वाद भी। केसरिया, लाल, सफेद, नीला या हरा। रंगों में बटी उत्तर प्रदेश की इस सियासी कुर्सी का कौन होगा हकदार, तय करेगी जनता अब की बार किसकी सरकार। देखिए एक्सपो न्यूज पर। चर्चा अभी फिर दोबारा से शुरू हो रही है। राजस्थान से आने वाले शुभकरण चौधरी साहब और मनोज कुमार जी साथ में हैं। शुभकरण चौधरी साहब से जानेंगे किन उपलब्धियों को लेके अब आप जनता के बीच जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की वो क्या उपलब्धि है कि 19 साल का 18 साल का वोटर जो पहली बार मतदान करेगा वो आप ही को वोट दे। इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में वो हुआ है जिसका कभी हमने सोचा भी नहीं था। सामाजिक दृष्टिकोण से मैं आपसे बात निवेदन करूं तो जैसी सुरक्षा उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है, नौजवान बेटियां, युवा बेरोजगार लड़के, वृद्ध माता पिता या आमजन, किसी भी जाति पाति धर्म मजहब की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। हर एक जाति हर एक समुदाय का व्यक्ति जहां कहीं भी जाते हैं अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा है और वो कह रहा है कि सबसे बड़ी उपलब्धि अगर योगी सरकार की है तो यह है कि उत्तर प्रदेश में, और देखिए मेरा छोटा मोटा राजस्थान में व्यवसाय है, हम लोग राजस्थान में राजनीति भी करते हैं। हमने वहां से आने वाले ट्रक ड्राइवर से, टैक्सी ड्राइवर से, और चूंकि हमारा सौभाग्य है कि यहाँ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि यह है, भगवान परशुराम की जन्मभूमि यह है, भगवान राम का यहाँ भव्य मंदिर बनने जा रहा है। ये सारी की सारे हिंदुओं की आस्था के जो केंद्र हैं, किसी ना किसी व्यक्ति को यहाँ बार बार आना पड़ता है। मेरा भी बहुत बार आना हुआ है। जो लोग उत्तर प्रदेश में आते रहे हैं वो हमेशा कहते आए हैं कि रात को शाम को 6-7 जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश की सीमा पे बच गए वहीं किसी होटल में रुकना है और वहीं रात को रहना है। पहली बार ट्रक ड्राइवर, आस्था को मानने वाले लोग, हरिद्वार में अपनी अस्थियां विसर्जन करने आने वाले लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि रात्रि का विश्राम उत्तर प्रदेश में किया जाए। ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। यानी मैं सोच नहीं सकता कि ऐसा भी कोई किसी प्रदेश में 5 ही साल में इतना ऐतिहासिक परिवर्तन आ सकता है। हमारी सरकार की, हमारी योगी जी की विचारधारा की, हमारी राष्ट्रवाद की विचारधारा की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है। एक नंबर बात। दूसरे नंबर बात, मैं 9 विधानसभा में दिन रात लगातार वाहन के माध्यम से प्रवास कर रहा हूं। अमित सिंह, मैंने आज तक कहीं किसी गांव में, गली में मेरी गाड़ी पे गड्ढे में गिरते देखा नहीं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी सरकार को, किसी भी देश को उन्नति के पथ पर जाना है तो उसके रास्ते, जो सड़कें हैं, उनके मार्ग बड़े व्यवस्थित होने चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद 500 साल से लगातार एक 125 करोड़ जनता का, जिसमें से 110-15 करोड़ लोग हिंदू आस्था को मानने वाले लोग हैं, जिनके भगवान को ऐसी कहीं छुपा के रखा हुआ था कि उन भगवान को रहने के लिए अपना मंदिर और अपना स्थान नहीं, और सरकारें कहती थी हम आपका घर बनाएंगे, आपके आवास बनाएंगे। आप ऐसे 125 करोड़ लोगों की आस्था के केंद्र भगवान को मानने को तैयार नहीं थे लोग। ये भी एफिडेविट दिए गए न्यायालयों में कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं थी। राम सेतु का अस्तित्व मानने को तैयार नहीं थे। आज वहां से है भगवान के का मंदिर भी बन रहा है, और वही लोग
जो ये कहते थे कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं, वो कल परसों मैंने उनका वक्तव्य सुना कि हमारी सरकार होती तो हम बीजेपी से भी जल्दी बनवा देते। मतलब विपक्ष की विचारधारा चेंज होती, यानी वो भी ये मानने लगे, विचारधारा ही नहीं, वो इस बात को मानने लगे हैं कि भगवान का अस्तित्व था, भगवान थे, राम सेतु भी था। जो लोग कोर्टों में एफिडेविट देते आज हमारे साथ चल रहे हैं और हमारी बात को मानते हैं। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं। उपलब्धियों की बात शुभकरण साहब ने की, मनोज भाई ने की, और इन्होंने सीधे तौर पे इस बात को इंगित और स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाने में सफल हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में इस प्रदेश को बदलने का काम किया है। बात मैंने की थी जाति, धर्म, मजहब, पंथ और संप्रदाय की, तो इस पूरी चर्चा का समापन शुभकरण साहब की इस बात से मैं करे दे रहा हूं कि शक्ल सूरत नाम पहनावा जुमा अपनी जगह, फर्क बढ़ना कुछ नहीं इंसान और इंसान में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत दोनों मेरे मेहमानों का। आप आए, आपने समय निकाला और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां जनता तक सीधे तौर पर पहुंचाने की कोशिश की। धन्यवाद। केसरिया, लाल, सफेद, नीला या हरा, रंगों में बटी उत्तर प्रदेश की इस सियासी कुर्सी का कौन होगा हकदार, तय करेगी जनता अब की बार किसकी सरकार। देखिए एक्सपो न्यूज पर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक्सपो न्यूज में। मैं आपके साथ मेघा राघव। दर्शकों, नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिनके गीतों से पूरा देश मंत्र मुग्ध हो उठता है, आज स्वरों की उस लता ने जीवन से अलविदा कह दिया। कोरोना के बाद दीदी को मुंबई के ब्रीच कैंडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया से विदा ले ली। उनकी मौत से फिल्मी जगत के साथ साथ पूरे देश में शोक की लहर है।